हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल बेटा? एकदम बढ़िया, चकाचक। क्या चल रहा है जीवन में? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस, न्यू चैप्टर। तो न्यू चैप्टर के लिए बेटा एक बार आग साग लगा दो कमेंट सेक्शन में, दिल से बना दो, ताकि ये चैप्टर खुश हो जाए। और ये स्कोरिंग चैप्टर होता है बेटा, आसान चैप्टर होता है, स्कोरिंग चैप्टर होता है, मजेदार चैप्टर होता है। नाम है धारा विद्युत, लेक्चर नंबर 1। इसमें क्या होगा बेटा? आवेश चलेगा, आवेश चलेगा बेटा। क्या होगा? आवेश चलेगा। जब आवेश चलता है तो धारा बहती है। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें, आवेश प्रवाह की दर, आवेश के बहने की दर को ही हम धारा कहते हैं। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर या प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को दर्शाता है। सिंपल भाषा में हम कहें कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसकी इकाई होती है बेटा एम्पियर, एम्पियर। और यह एक मूल राशि ही होती है। मूल राशि क्या होती है बेटा? मूल राशि। याद है ना, अपन अपने गोले पर 7 राशियों को मूल राशि मानते थे, जिनमें लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता, और कौन सी छूट गई? द्रव्यमान। ठीक है, तो 7 मूल राशियां होती थी। उन 7 मूल राशियों में से ही एक है बेटा विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, अब देखो विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, हमें 2 अलग अलग चैप्टर में पढ़नी होगी। एक होती है दिष्ट धारा, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। ठीक है, तो एक चैप्टर में हम एसी पढ़ेंगे, एक में डीसी पढ़ेंगे। एसी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन कौन सी धारा पढ़ेंगे? डीसी। तो डीसी धारा होती क्या है? हम कहते हैं जिस धारा की दिशा समय के अनुसार या समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, उसको अपन क्या कहते हैं? डिष्ट धारा। ठीक है, धारा की दिशा नहीं बदलती, धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में बहती रहती है, उसे हम कहते हैं दुष्ट धारा। दुष्ट नहीं, डिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट ना। जैसे अपने बैटरी वगैरह से है ना, जैसे ये नहीं आते एवरीडे, है ना, ड्यूरासेल। तो जो बैटरी से जो धारा निकलती है, सेल से जो धारा निकलती है बेटा, वो डिष्ट धारा ही होती है, एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, डिष्ट धारा का स्रोत सामान्यतः सेल तथा बैटरी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सेल तथा बैटरी। सेल तथा बैटरी, सेल तथा बैटरी होते हैं। दूसरी धारा होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना, प्रत्यावर्ती धारा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो जिस धारा की दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से, मतलब एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा बदले। अगर धारा निश्चित समय के बाद अपनी दिशा बदल रही है, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, तो ऐसी धारा को अपन क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।
सामान्यतः इसका स्रोत क्या होता है? जनरेटर, है ना, जनरेटर। ठीक है, और हमारे घरों में भी इसी का उपयोग होता है। घरों में एसी करंट की यूज की जाती है ना। जैसे जनरेटर, शादी ब्याह फंक्शन वगैरह होते हैं तो अपने यहाँ गांव साइड लाइट चली जाती है तो अपन बैकअप के तौर पर क्या रखते हैं? जनरेटर रखते हैं। जनरेटर नहीं, जनरेटर रखते हैं। क्या रखते हैं? जनरेटर। तो जनरेटर से जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। बेटा आवाज में क्या दिक्कत है? बेटा तेनम धीमे धीमे बैकलॉग क्लियर करो। वॉइस में क्या दिक्कत है बेटा? आवाज में कुछ दिक्कत है क्या? 0-1 खेल जाओ। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट में 1 लिखो, 1। हाँ सर, बेटा ऑक्सीजन के प्यार में पागल, शुरुआत कर सकते हो इस चैप्टर से। ठीक है, तो बस ये तो धारा के प्रकार थे। अच्छा, अब मैं धारा के बारे में बता रहा था कि जो धारा होती है यह एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि इसलिए होती है, वैसे हम धारा की दिशा बताते हैं। मैं यहां पर इसको अदिश लिखना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि हम धारा की दिशा बताते हैं कि धारा इस दिशा में बह रही है, धारा उस दिशा में बह रही है ना। फिर आप कहेंगे कि सर जब आप धारा की दिशा बता रहे हो तो फिर ये अदिश राशि कैसे हुई? अदिश राशि कैसे हुई? ठीक है, ये तो दिशा की बात मत करो। अगर दिशा की बात कर रहे हो तो फिर इसको सदिश बोलो। हमने कहा ये सदिश नहीं होती है क्योंकि ये सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है। जो सदिशों के नियम होते हैं उनका पालन नहीं करती है, इसलिए अदिश राशि होती है। और दूसरी चीज क्या है कि धारा किसमें बहती है? तार में। तो धारा की अपनी कोई दिशा नहीं होती है, जिस दिशा में तार मुड़ा हुआ होता है उसी दिशा में धारा बहती है। जैसे हमने कहा तार अगर सीधे है, धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे बह रही है। अब हमने इस तार को यहां से मोड़ दिया, तार को मोड़ दिया तो धारा भी मुड़ जाएगी, तार को मोड़ दिया तो धारा भी मुड़ जाएगी। धारा की अपनी दिशा नहीं होती है। तार जिस दिशा में होता है, धारा हम उसी दिशा में मानते हैं। दूसरा चीज क्या है कि धारा अदिश राशि होती है क्योंकि ये सदिशों के योग का पालन नहीं करती है। ठीक है, जैसे हम कहें कि यहां पर एक कोई ब्रांच है, इसमें धारा आ रही है। यहीं पर बना देता हूं कि इधर से धारा आ रही है, मान लीजिए आई, किसी तार में धारा आ रही है आई। यहां पर एक दूसरा तार है, इसमें यहां पर धारा कितनी आ रही है? यहां से धारा इसमें आ रही है आई, इससे भी धारा कितनी आ रही है? आई। अब यहां एक तीसरा तार है, तो अगर धारा सदिश राशि होती है तो एक धारा इधर से आई, एक धारा इधर से आई, धाराएं बराबर हैं, विपरीत है। दोनों ब्रांच में धारा आई है। धारा क्या है बेटा? आई है। और विपरीत दिशा में तो इनको घट के 0 होना चाहिए, लेकिन ये घट के 0 नहीं होती। इस ब्रांच में धारा जाती है 2i। ऐसे मत करना कि सर इधर से धारा आई, यहां से भी धारा आई आ रही है, तो एक दूसरे को काट देंगे। हम इस तार को पकड़ लेते हैं। जैसे ही इस तार को पकड़ोगे बेटा कान से धुआं निकलने लगेगा, क्योंकि धारा कट के 0 नहीं होगी। यहां से धारा आई आ रही है तो इसमें धारा कितनी जाएगी? 2i जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, एक बालक पूछ रहा है टाइम के बारे में। टाइम भी बेटा अदिश राशि ही होती है, क्योंकि टाइम एक ही दिशा में बढ़ता है, दिशा थोड़ा ना बदलता है। टाइम, समय हमेशा बढ़ते जाता है, अब हम कहते हैं कि किसी चालक में जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज चलता है, पॉजिटिव आवेश चलता है, धारा उसी दिशा में मानी जाती है,
मानी जाती है। जो पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा है वही धारा की दिशा है। तो हम नेगेटिव चार्ज के लिए क्या कह सकते हैं कि धारा नेगेटिव चार्ज के विपरीत होगी। अगर धारा को हम पॉजिटिव चार्ज की दिशा में मान रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के चलने में दिशा धारा पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा में हम धारा मान रहे हैं, तो धारा नेगेटिव चार्ज के विपरीत होगी। ठीक है, जो भी अपन नियम सीखेंगे वो पॉजिटिव चार्ज के लिए सीखेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए उसका उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि एक धन आवेश है, वो उच्च विभव से निम्न विभव जाता है। धन आवेश कहां से कहां जाता है? उच्च विभव से निम्न विभव। तो ऋण आवेश कहां जाएगा? उसका उल्टा, निम्न विभव से उच्च विभव। ठीक है, तो चलिए धारा के बारे में कुछ अपन बिंदु पढ़ते हैं। तो पहले तो परिपथ में धारा, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। विभवांतर के कारण होता है। देखो, हमें आवेश को चलाना है, धारा के लिए क्या चाहिए? आवेश चलाना है। अब आवेश कब चलेगा? कि जब विभव का अंतर हो। जैसे हमने कहा धन आवेश है, धन आवेश किस दिशा में जाता है? उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव। अगर दो पॉइंट के मध्य हम दो पॉइंट ले लें और इनके मध्य कोई विभवांतर ही नहीं है, तो आवेश किस दिशा में जाएगा? सर, आवेश चलेगा ही नहीं। अगर हमने यहां पर दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया, एक पॉइंट बी लिया, ठीक है, तो हम कहें बताओ हमारे पास एक पॉजिटिव आवेश है, वो किस दिशा में चलेगा? पॉजिटिव चार्ज है, किस दिशा में चलेगा? तो अपन जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। अगर विभव बराबर है तो आवेश चलेगा ही नहीं, आवेश चलेगा ही नहीं। तो जब विभवांतर होता है, दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर होगा, तभी आवेश चलेगा और तभी धारा आएगी। जैसे हम कहते हैं कि पानी किस दिशा में बहता है? पानी किस दिशा में बहता है? तो हम कहते हैं पानी ऊपर से नीचे बहता है, ऊपर से नीचे। ठीक है, अगर हमारे पास एक पाइप है ना, हमारे पास दो मान लीजिए टैंक हैं, दो टैंक हैं, दोनों में पानी समान स्तर तक भरा हुआ है। जैसे हमने कहा एक टैंक और दूसरा टैंक, ठीक है, दूसरा टैंक, ठीक है, एक में पानी ज्यादा है और दूसरे में पानी कम है। हमने इनको पाइप से जोड़ दिया, तो पानी किससे किस में जाएगा? तो हम कहेंगे जिसमें ऊंचाई ज्यादा है वहां से कम ऊंचाई वाले में, कम स्तर वाले में पानी बहेगा, अर्थात पानी इससे इसमें बहेगा, इससे इसमें बहेगा। कब तक बहता रहेगा? कि जब तक दोनों में पानी का स्तर सेम ना हो जाए। कब तक बहेगा बेटा? जब तक कि दोनों में पानी का स्तर सेम ना हो जाए। जैसे ही पानी का स्तर सेम हो गया, सेम हो गया, तो फिर पानी बहना बंद हो जाएगा, पानी बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पानी बहता है ऊंचाई के अंतर के कारण, स्तर के अंतर के कारण। आवेश बहता है, आवेश बहता है दो बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर के कारण, विभव के अंतर के कारण। तो आवेश कब चलेगा? जब दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर हो। ठीक है, और आवेश का चलना ही क्या है? धारा। आवेश चलेगा तो धारा आएगी। ठीक है, तो धारा कब आएगी? जब आवेश चलेगा। आवेश कब चलेगा? जब दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर हो। हम मान लीजिए कि जो बिंदु ए है इसका विभव ज्यादा है किससे? बिंदु बी से, बिंदु बी से। तो आवेश किस तरफ जाएगा? ये आवेश किस तरफ जाएगा? तो ये उच्च विभव हो गया, ये निम्न विभव हो गया। आवेश इस दिशा में गति करेगा, आवेश इस दिशा में गति करेगा, और जिस दिशा में धनावेश गति कर रहा है उसी दिशा में धारा। तो धारा विभवांतर के कारण आती है। अगर हम विभवांतर नहीं लगाएंगे तो धारा नहीं होगी। ठीक है, परिपथ में धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस दिशा में चलता है? उच्च विभव से निम्न विभव। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उच्च विभव से, उच्च विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, विभव की ओर गति करता है, गति करता है।
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। तो जो धन आवेश की चलने की दिशा है वही धारा की दिशा होती है। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो अगर धारा को हम पॉजिटिव चार्ज की दिशा में मान रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की कैसे हो जाएगी? विपरीत। नेगेटिव चार्ज की कैसे हो जाएगी बेटा? विपरीत। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इस दिशा में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में गति कर रहा है वेग v से, चाल v से, तो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। धारा प्रवाह की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब धारा किसके कारण आती है? धारा किसके कारण आती है? आवेश वाहक के कारण। ऐसे आवेश जो चल सके, ऐसे आवेश जो चल सके, जैसे चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, चालकों में धारा किसके कारण होती है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। चालक कौन हो गए? धातुएं। चालक मतलब धातुएं, धातुएं चालक होती हैं। धातु, ठीक है। तो धातुओं में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो फिर धारा होगी। दूसरा होता है बेटा विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो विद्युत अपघट्ट होते हैं बेटा, इनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयंस के कारण। जैसे हमने कहा HCl अपने पास कोई विद्युत अपघट्ट है, तो इसमें HCl में क्या होता है? H+ आयन होता है और क्लोरीन माइनस आयन होता है, क्लोरीन माइनस आयन। तो आप ये कह सकते हैं क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज चलते हैं, तो विद्युत धारा बहती है। क्या होता है बेटा? धारा बहती है। और एग्जांपल आप ले सकते हैं जिंक क्लोराइड, ZnCl2। तो जिंक पर क्या होता है बेटा? +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर क्या होता है? -1 चार्ज। तो यहां पर ये क्या हो गया बेटा? आवेश वाहक आयंस, क्लोरीन आयन, जिंक आयन। ये क्लोरीन आयन, जिंक आयन, ये आवेश वाहक होते हैं, मतलब ये चलने वाले आवेश होते हैं, और आवेश चलेगा तो धारा आएगी, आवेश चलेगा तो धारा आएगी। विसर्जन नलिका में भी बेटा आयंस ही होते हैं, है ना। विसर्जन नलिका में क्या होते हैं बेटा? आयंस ही होते हैं, ठीक है। ऑल्दो विसर्जन नलिका आपको नहीं पढ़ना है, ये भी अपन को नहीं पढ़ना है। पहले सिलेबस में हुआ करते थे विद्युत अपघट्ट, एक चैप्टर होता था केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, पहले सिलेबस में हुआ करता था, अब सिलेबस में नहीं है। तो विद्युत अपघट्ट और विसर्जन नलिका हमें नहीं पढ़ना है। इनमें भी बेटा ये आयंस ही होते हैं जिनके कारण धारा बहती है, अर्धचालक ये हमें पढ़ना है, हमें चालक और अर्धचालक ये दोनों पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड होल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं होल, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? होल्स जो ऐसे बना देते हैं अपन, और दूसरे होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल चलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल गति करते हैं, तो धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको अपन को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो अपना लास्ट टॉपिक होता है, सबसे लास्ट चैप्टर होता है अर्धचालक, लास्ट चैप्टर, ठीक है। इसमें से ये दोनों हमें पढ़ने नहीं है, सिलेबस में मत है नहीं। अब ये हमें पढ़ना है चालक, और चालक को हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। चालक को हम कब पढ़ेंगे? इसी चैप्टर में। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ गए सर? समझ गए। अब देखो धारा के प्रकार।
तो हम कहते हैं धारा के प्रकार। धारा के प्रकार, धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ करंट। फिर से धाराओं को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। दो प्रकार की धाराएं हो सकती हैं, दो प्रकार की धाराएं हो सकती हैं। एक हम कहते हैं औसत धारा और एक कहते हैं हम ताक्षणिक धारा। एक अपन क्या कहते हैं बेटा, औसत धारा। औसत धारा, देखो कभी भी किसी चीज का अगर हम औसत ले रहे हैं, औसत की बात कर रहे हैं, तो औसत में समय अंतराल की बात आएगी। औसत लिया जाता है किसी समय अंतराल में, एक लंबे समय में, समय अंतराल, समय का एक इंटरवल होना चाहिए। तो औसत धारा अपन क्या कहते हैं, समय अंतराल में प्रवाहित आवेश, समय अंतराल में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश बटे समय अंतराल, बटे समय अंतराल। समय अंतराल में प्रवाहित आवेश बटे समय अंतराल, समय अंतराल में प्रवाहित आवेश बटे समय अंतराल। ठीक है। दूसरा अपन क्या कहते हैं, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एवरेज धारा। कौन सी? एवरेज, औसत धारा। समय अंतराल में प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। दूसरी धारा होती है, इसको हम कहते हैं ताक्षणिक धारा। ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक धारा। इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस। स्पेलिंग क्या होती होगी इंस्टेंटेनियस की? स्पेलिंग बताएगा कोई कमेंट में? हम भूल गए। इंस्टेंटेनियस करंट, स्पेलिंग से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंस्टेंटेनियस करंट, तो आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू अपन लिखते हैं डी क्यू बटे डी टी, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। इंस्टेंटेनियस, सब लोग अलग अलग लिख रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। ये होता है, ठीक है। पहले हम सही लिख रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता बोल तो। इंस्टेंटेनियस करंट। अब मान लीजिए यहां से आपको क्यू निकालना है, यहां से आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो डी क्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे, डी क्यू इज इक्वल टू ये आई इंटू डी टी, डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी लिख देंगे, या ऐसे लिख लो आई इंटू डी टी। और अगर आपको डी क्यू का मान चाहिए तो इसको, क्यू का मान चाहिए तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, आई डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाएगा और हमारे पास मिलेगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, यहां से ही हमने लिखा है कि डी क्यू बराबर आई डी टी, डी क्यू बराबर आई डी टी, और डी क्यू है, क्यू चाहिए तो डी हटाना है, डिफरेंशिएशन हटाना है, तो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो हमने इसको काट दिया, तो क्यू बराबर आई डी टी। यहां से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, आवेश भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दो धाराएं, एक औसत और एक ताक्षणिक, औसत एंड ताक्षणिक। चलो एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल देखिए बेटा, बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। बेसिक एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे अपन, बेसिक एग्जाम्पल से, कि एक चालक तार में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। चालक तार के काट से 1 मिनट में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 1 मिनट में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो आई बराबर, सॉल्यूशन में अपन क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में, ठीक है, आई बराबर क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। अच्छा, आई बराबर क्यू बाय टी, तो क्यू बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, आई टी। क्यू बराबर इट नहीं, आई इंटू टी। तो क्यू इज इक्वल टू, आई का मान कितना हो गया बेटा, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर, और टी का मान कितना हो गया बेटा, 1 मिनट। टी का मान 1 मिनट। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 8, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो Q का मान कितना आ गया, Q इज इक्वल टू 48, 480 कूलाम, 480 कूलाम। ये हमें आवेश मिल गया बेटा। Q बराबर, सॉरी, I बराबर Q अपॉन T कहते हैं, तो Q बराबर आई टी, आई का मान दिया, T का मान दिया, ठीक है, मिनट को अपन ने सेकंड में बदल दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो याद करो कि Q बराबर कितना होता है, एन ई। Q बराबर क्या होता है बेटा, एन ई होता है कि नहीं होता है सर, होता है, Q बराबर एन ई, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, आवेश के क्वांटिटीकरण का सिद्धांत, पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा हुआ है। तो Q बराबर क्या होता है, एन ई। तो हमें एन का मान निकालना है, तो एन का मान क्या आ गया, Q बाय ई आ गया। तो बेटा यहां से एन का मान, Q का मान कितना है, 480, ई का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो एन का मान आ गया, दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ाया, बताओ ये कितना आ गया। तो फिर इसके बाद 16 तिया 48, ये आ गया 300 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन। 300 इंटू 10 टू दी पावर 19, 3 इंटू 10 टू दी पावर 21 भी कह सकते हैं, 3 इंटू 10 टू दी पावर 21 भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ये आंसर हो गया। ये कौन से सर हैं, आंसर, हाँ मास्टर, ठीक है। अध्याय आसान होता है बेटा ये, और आगे पूरी फिजिक्स में काम आएगा। अगला सवाल, एक चालक तार में प्रवाहित धारा इतनी है, तो चालक तार के अनुप्रस्थ काट में प्रथम 10 सेकंड में प्रवाहित आवेश, प्रथम 10 सेकंड में प्रवाहित आवेश। तो देखो सॉल्यूशन में हमें ये ताक्षणिक धारा दी है, ताक्षणिक धारा का मतलब धारा समय के पदों में दी गई है। तो I बराबर हमको क्या दिया है, I बराबर हमको दिया गया है 2t प्लस 3, 2t प्लस 3। अब हमें क्या चाहिए, I चाहिए, नहीं सर हमें I नहीं चाहिए, हमें Q चाहिए, हमको आवेश चाहिए, आवेश। हमने कहा ओ तुमको आवेश चाहिए, तो धारा और आवेश में कोई संबंध जानते हो, सर जानते हैं, I की जगह लिख लो dq बाय dt। हम कहेंगे थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। तो यहां से dq इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, ये 2t प्लस 3, 3 नहीं 3, 2t प्लस 3 इंटू dt, इंटू dt। थैंक यू दीदी। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय 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 पी लो, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय चाय। सर वॉइस प्रॉब्लम है, वो आवाज में क्या दिक्कत है बेटा, भाई एक बार देखना आवाज में कुछ दिक्कत है क्या, कोई है, कोई आवाज में दिक्कत है क्या भाई, देखना कुछ आवाज में दिक्कत है क्या। आवाज में कोई दिक्कत वगैरह है क्या। चलिए, अब हमें Q चाहिए, Q चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिग 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 डिग, यो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया। तो यहां से क्या बचा बेटा, Q, और यहां बचा हुआ है अपने पास इंटीग्रेशन 2t प्लस 3, 2t प्लस 3 इंटू dt। अब इंटीग्रेशन में लिमिट तो ढूंढो कि प्रथम 10 सेकंड में, प्रथम 10 सेकंड में मतलब शुरुआत से 10 सेकंड में, तो लिमिट लगाएंगे 0 से 10।
चर कौन है यहां पर? चर क्या है? टी। तो टी में हम लिमिट लगाएंगे तो टी बराबर 0 से टी बराबर 10। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो Q इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, तो 3t का इंटीग्रेशन 3 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3 इंटू टी, 3 इंटू टी। ये हमने इंटीग्रेट किया है, फैल मत जाना रायते की तरह कि सर ये का हुई गवा वो का हुई गवा, इंटीग्रेशन किया है 0 से 10 तक हमें लिमिट लगानी है। तो Q इज इक्वल टू, देखो ये 2 से 2 तो बाबा टिल्लू हो गया, t की जगह 10 प्लस 3t की जगह 10, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट रखोगे तो t की जगह 0 प्लस 3 इंटू टी की जगह 0। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया? 130 कूलाम। तो 130 कूलाम। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो Q बराबर एन कर देना। कभी किसी सवाल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो Q बराबर एन, Q बराबर एन कर देंगे। चलिए ये वाला सवाल, इस सवाल में क्या कहा जाता है? एक चालक से प्रवाहित आवेश इतना दिया जाता है, यहां ए बी नियतांक है, तो धारा का समय के साथ ग्राफ बनाइए। धारा का समय के साथ ग्राफ बनाना है और चालक के काट से प्रवाहित कुल आवेश ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, हमें इस बार देखो Q और T में ही खेल रहे हैं। Q देंगे तो T पूछेंगे, T देंगे तो Q पूछेंगे, सॉरी T नहीं, Q और I में खेल रहे हैं। Q देंगे तो I पूछ लेंगे, I दिया तो Q पूछ लेंगे। समझ रहे हो? दो ही तो चीजें हैं। संबंध क्या है? Q बराबर IT। तो इस बार आपको Q दिया है, तो Q इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, धारा निकालो। हेलो दोस्तों, चाह पी लो, चाह, गर्मा गर्म चाह। हम चाह पीते हैं, तुम धारा निकालो, ग्राफ बनाने की कोशिश करो। स्वाद या बल्ले, निकालो धारा। Q दिया है, I निकालना है, तो I बराबर क्या होता है? dQ बाई dt। वेरी गुड ध्रुवांश। अब इसका ग्राफ बनाओ, धारा व समय का ग्राफ। स्वाद या बल्ले? सर आज मन नहीं लग रहा है, तो बेटा बाहर घूम फिराओ थोड़ा। वेरी गुड नीलेश। आओ, तो हमें धारा चाहिए, धारा, तो हम कहेंगे इसका कर दो अवकलन। अवकलन कर दो। क्यों? क्योंकि I बराबर का हो गया dQ बाई dt, तो Q दिया है, अवकलन करोगे तो dQ बाई dt मिल गया। तो dQ बाई dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए कांस्टेंट है, T का अवकलन T के सापेक्ष 1 हो गया, प्लस B, प्लस नहीं माइनस पगलू, माइनस B कांस्टेंट है, T स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया बेटा? 2T। तो dQ बाई dt इसको अपन क्या कहते हैं? धारा इज इक्वल टू A माइनस 2BT, A माइनस 2BT। ये हमको धारा मिल गई बेटा, दिन दहाड़े धारा मिल गई है। धारा मिल गई है, तो हमारे पास धारा I इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख लेंगे माइनस 2BT
माइनस 2bt प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं क्या सर? लिख सकते हैं प्लस ए। अब हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है सर? हमें ग्राफ चाहिए धारा और समय के बीच में, धारा एंड समय के बीच में, ठीक है, धारा एंड समय के बीच में ग्राफ चाहिए। तो यहां पर लेना है धारा, यहां पर लेना है समय। तो अब देखो ग्राफ बदलने का तरीका मैंने सिखाया, ग्राफ बदलने का तरीका। हमने पूछा धारा तुम किस की जगह लिखे हो, तो धारा ने कहा हम लिखे हैं बाई की जगह। हमने कहा टी तुम किसकी जगह लिखे हो, तो टी ने कहा हम लिखे हैं एक्स की जगह। तो अपन क्या करेगा बेटा, अपन क्या करेगा, ये धारा की जगह क्या लिख देगा, बाई इज इक्वल टू माइनस 2b कांस्टेंट है, और टी किस जगह लिखा है, एक्स की जगह प्लस ए। अब इसकी तुलना करो सरल रेखा के व्यापक समीकरण से, जो होता है बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए बेटा बाई की जगह बाई है, एक्स की जगह एक्स है, तो एम का मान माइनस 2b हो गया और सी का मान कितना हो गया, ए हो गया। तो m इज इक्वल टू माइनस का 2b और कांस्टेंट ए, अंतःखंड कितना हो गया बेटा, ए के बराबर। तो एक सरल रेखा बनेगी जिसकी प्रवणता नेगेटिव होगी और अंतःखंड ए है, मतलब पॉजिटिव है। तो अंतःखंड कैसा रखना है साहब, पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है, मतलब ऊपर काटेगा। और प्रवणता कैसी, नेगेटिव, प्रवणता कैसी, नेगेटिव। तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ए वाला डिस्टेंस कितना है, ए है, ठीक है, ये ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया, बरोबर। अब हम आपसे पूछे बताओ धारा किस समय पर जीरो है, ये वाला टाइम निकालो, ये कौन सा समय है, ये टाइम निकालो। तो बेटा ये वो समय है जब धारा जीरो है, ये वो समय है जब धारा जीरो है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वह समय ज्ञात करते हैं, समय जब धारा शून्य है, जब धारा शून्य है, जब धारा शून्य है। समय निकाल रहे हैं कब, जब धारा शून्य है। तो धारा को शून्य कर दो, धारा कितना है, I इज इक्वल टू माइनस 2bt प्लस ए। धारा को जीरो करो तो माइनस 2bt प्लस ए। तो यहां से t का मान कितना आ जाएगा बेटा, t का मान आया, ए धर गया a बाय 2b, a बाय 2b। तो ये वो समय है जब धारा कितनी है, शून्य है, वो समय है बेटा। ये समय हमें कितना मिल गया, ये समय हमें मिल गया a अपॉन 2b, a अपॉन 2b समय मिल गया, बरोबर। अब देखो धारा शून्य, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आवेश बहना बंद हो गया। अगर आवेश बहेगा, आवेश चलेगा तो धारा बहेगी, आवेश चलेगा तो धारा बहेगी। हमने कहा धारा शून्य हो गई इस टाइम के बाद, इस टाइम के बाद धारा शून्य हो गई, इसका मतलब आवेश बहना बंद हो गया। तो आवेश 2a बाय b समय तक ही बह रहा था सिर्फ, ठीक है, 2a बाय b समय तक ही बह रहा था, बरोबर। तो हम यहां पर लिखेंगे कि चूंकि धारा t बराबर a बाय 2b समय तक ही बह रही है, ही वह रही है, वह रही है। अतः आवेश भी t बराबर a बाय 2b तक ही प्रवाहित होगा या बहेगा, प्रवाहित होगा, इसी समय तक आवेश प्रवाहित होगा। तो हमें पार्ट बी सॉल्व करना है। पार्ट बी में क्या निकालना है, कुल प्रवाहित आवेश, कुल प्रवाहित आवेश। तो आवेश हमें दिया हुआ है Q,
बस समय का मान रख दो। तो हमें Q बराबर कितना दिया है, Q बराबर कितना दिया है, AT माइनस BT स्क्वायर, AT माइनस BT स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू कितना आया, AT की जगह कितना, A/2B माइनस B, T स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर अपॉन 4B स्क्वायर। T का स्क्वायर कर दिया बेटा, क्या कर दिया, T का स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, B से एक भी गया, B से एक भी गया, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, A स्क्वायर अपॉन 2B माइनस A स्क्वायर अपॉन 4B। इसको घटाओगे तो Q का मान कितना आ गया, Q का मान आ गया A स्क्वायर अपॉन 4B, A स्क्वायर अपॉन 4। ऐसे A स्क्वायर अपॉन 4B, ठीक है, A स्क्वायर अपॉन 4B। बात क्लियर है भाई, बात क्लियर है क्या? अब देखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड हम कह रहे हैं ग्राफ की सहायता से आवेश निकालना, आवेश ज्ञात करना। एक तो तरीका ही हो गया, आवेश निकालने का। हमें पता है कि इतने समय तक आवेश बहेला, तो आवेश का फलन दिया है, टी का मान रख दो, है ना, आवेश में टी का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मिल गया कि कब तक आवेश बहेला, ठीक है। अब ग्राफ की सहायता से, अब बताओ अगर हम धारा, ये मैं भूल गया, आपको ही बताना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ना है, कि अगर हम धारा और समय का ग्राफ बनाएं तो इसके एरिया से हमको क्या मिलेगा। धारा समय का ग्राफ बनाते हैं, आई टी के बीच का ग्राफ बनाते हैं, और ये ग्राफ हम बना चुके हैं ऑलरेडी। कैसा बना था, ऐसा बना था। ये वाली वैल्यू कितनी थी सर, ये वाली वैल्यू ए थी, ये वाली वैल्यू कितनी थी, ये समय कितना था, ये समय A/2B था, A/2B समय था, ठीक है, A/2B। तो अब देखो तरीका जो मैंने बताया, ग्राफ को कभी रटना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ग्राफ तो अनंत प्रकार के हो सकते हैं, अनंत प्रकार के, तरीका याद रखना। तो मैंने आपको बताया था कि देखो दो ही चीजें होती है ग्राफ में, एक होता है स्लोप, तो स्लोप मैंने क्या बताया था, dy अपॉन dx, तो यहां पर dy की जगह क्या लिखा हुआ है, i अपॉन x की जगह क्या लिखा है, t। तो di/dt ये तो कोई चीज होती नहीं है, dq/dt होती है धारा, तो dq/dt इसका कोई मतलब नहीं है, तो इससे हमें एज सच कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। di/dt हम कह सकते हैं धारा परिवर्तन की दौर है, धारा परिवर्तन की दौर, ठीक है, लेकिन di/dt किसी चीज का फॉर्मूला नहीं है, कोई राशि नहीं है। दूसरा चीज हमने क्या निकाला था, रिया, कौन सा रिया, एरिया निकाला था। तो एरिया हम कहते थे इंटीग्रल y इंटू dx, तो एरिया यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल y x पर क्या लिखा है, i इंटू x की जगह क्या लिखा है, t, ठीक है, इंटीग्रल i dt। तो इंटीग्रल i dt आवेश होता है सर, हम नहीं जानते कि आवेश होता है। हमने कहा देखो i की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, dq/dt लिख सकते हैं i की जगह, हाँ सर, i की जगह क्या लिख लो, dq/dt इंटू dt। तो dt से dt सर बाबा टिल्लू, dt से dt बाबा टिल्लू, तो हमने कहा इंटीग्रल क्या बचा है, यहां बचा है इंटीग्रल dq, तो इंटीग्रल dq इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, तो एरिया किसके बराबर हो गया, एरिया बराबर हो गया बेटा आवेश। और एरिया अगर हम लिखें तो 1/2, एरिया का मान कितना बबुआ, ग्राफ का एरिया निकाल लो, तो एरिया का मान बाबू कितना, एरिया का मान कितना, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है, A/2B, ऊंचाई कितनी है बेटा, ए, त्रिभुज है ना, क्या है त्रिभुज,
आधार a/2b, ऊंचाई कितनी है a, तो इसका मान वही आ जाएगा बेटा a² / 4b। सेम ही आना चाहिए, अलग अलग थोड़ी ना आएगा। यहां पर भी a²/4b और यहां पर भी a²/4b। आर यू हैप्पी? सर आलिया को भूल गए। कोई अपनी सांसों को भूलता है क्या? चलिए, तो बेटा कभी भी ना ये ग्राफ है ना, तो ग्राफ का भी ध्यान देना, ग्राफ का भी यूज आ जाता है। जैसे कभी हम कहें ना कि हमारे पास आवेश और समय का ग्राफ है, आवेश समय का ग्राफ है ना, तो इस चीज को मैं एक बार लिख के बता देता हूं भले ही। दो कितने ग्राफ? दो ग्राफ। हमने कहा ये आवेश और समय का ग्राफ है, तो आवेश समय के ग्राफ में हम स्लोप लिखें तो स्लोप इज इक्वल टू कितना हो गया, ये dy/dx होता है, dy/dx। तो स्लोप बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? y की जगह क्या लिखा है q, तो dq, और x की जगह क्या लिखा है t, dq/dt। तो इस केस में जो स्लोप है, स्लोप किसके बराबर आ गया? धारा के, क्योंकि dq/dt ही क्या होती है बेटा? धारा होती है। तो स्लोप आपको क्या दे देगा इस ग्राफ का? q और t के ग्राफ का स्लोप आपको करंट दे देगा, करंट दे देगा। और अगर हम I और T के ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो इसमें एरिया काम आएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल बाय इंटू dx लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल बाय इंटू dx लिखते हैं, जो हमने पिछले पन्ने पर बताया। तो इंटीग्रल बाय की जगह क्या है? I इंटू डी टी, आई इंटू डी टी, आई की जगह क्या? dq/dt, dq/dt इंटू डी टी, तो dt से dt बाबा टिल्लू हो गया। तो एरिया किसके बराबर आ गया? इंटीग्रल dq, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, तो एरिया किसके बराबर आ जाता है? एरिया एक क्या बचेगा यहां से? q बचेगा। तो एरिया किसके बराबर? आवेश के बराबर। समझ रहे हो दोस्तों? सर इसमें समझने जैसा है ही का, तो दोबारा बता रहे हो, दोबारा बता रहे हो। अब देखो, धारा प्रवाहित करने के दो तरीके, धारा प्रवाहित करने के तरीके, धारा प्रवाहित करने के तरीके। तो देखो, धारा प्रवाहित करने के दो तरीके अपन हो सकते, मतलब धारा प्रवाहित करने के लिए हमें करना क्या है? करना क्या है सर? आवेश चलाना है, आवेश चलाना है। आवेश चल गया तो धारा बह गई, आवेश चल गया तो धारा बह गई। तो देखो, धारा बहाने के तरीके, धारा बहाने, धारा बहाने, बहाने के तरीके। धारा बहाने के तरीके, तो एक तो हम कह ही चुके हैं कि विभवांतर लगा के, एक तरीका हम पहले कह चुके हैं कि विभवांतर लगाकर, विभवांतर लगाकर। जैसे अपने टॉर्च वगैरह होती, टॉर्च होती है ना, तो हम क्या करते हैं? टॉर्च में बैटरी क्यों डालते हैं? सेल क्यों डालते हैं? सेल क्यों डालते हैं टॉर्च में? क्योंकि सेल क्या देता है? विभवांतर देता है। आप सेल निकाल लो, टॉर्च का बल्ब नहीं जलेगा, टॉर्च का बल्ब नहीं जलेगा अगर सेल निकाल लिया तो, क्योंकि आपने विभवांतर निकाल लिया। जैसे ही सेल लगाई, मतलब सेल में आपने विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाया, जैसे विभवांतर लगाया धारा बहने लगती है ना। जैसे लिखा भी होता है सेल पर, सेल कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की सेल होती है, आपने शायद देखी हो तो, ठीक है। एक साइड लिखा होता है प्लस और एक साइड लिखा होता है माइनस। तो प्लस का मतलब हो गया ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, और माइनस का मतलब होता है लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल।
तो धारा बहती है, धन आवेश जाता है उच्च विभव से निम्न विभव, तो उसी दिशा में धारा भी बहती है। तो सेल का उपयोग क्यों करते हैं? विभवांतर लाने के लिए, विभवांतर लाने के लिए। ठीक है, सेल लगा दो मतलब विभवांतर लगा दो तो धारा बहने लगे। बरोबर? हाँ मास्टर बरोबर। दूसरा तरीका होता है आवेश को यांत्रिक रूप से चलाकर, यांत्रिक रूप है यांत्रिक तरीके से गति कराकर, गति करा। सर यांत्रिक तरीके से गति कराने का मतलब क्या है? तो हमने कहा देखो आवेश को गति कराना है, तुम आवेश दे दो हमें, तुम आवेश दे दो हमें, हमने रख दिया जेब में, हमने जेब में रख लिया। अब हम भाग रहे हैं तो हमारे साथ आवेश भी भाग रहा है, हमारे साथ आवेश भी भाग रहा है, हम चल रहे हैं तो आवेश भी चल रहा है। तुम क्या करो, आवेश लेके आओ, है ना, और ऐसे करके शैम्पू में मिला के मेरे बालों में लगा दो, ऐसे। अब मैं भागूंगा तो मेरे बाल भी भागेंगे, बालों में क्या आवेश, तो आवेश भी चलेगा। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब है कि आप किसी गेंद को आवेश दे दो और गेंद को फेंक दो, आवेश को चलाना ही तो है। हमने इस पेन को आवेश दिया और पेन को फेंक दिया, अब आवेश जा रहा है तो धारा बह रही होगी। ठीक है, तो यांत्रिक तरीका, मैकेनिकल रूप से, बरोबर। अब पंखा है, पंखे की पंखुड़ी को आवेश दे दो, पंखे को घुमा दो। पंखा है, पंखे की पंखुड़ी को क्या दे दो, आवेश, और फिर पंखे को घुमा दो, बरोबर। तो पंखा घूम रहा है तो आवेश भी घूम रहा है मतलब गति कर रहा है, घूर्णन गति है वो। तो आवेश अगर घूम रहा है तो आवेश गतिमान है, तो भी धारा आ जाएगी। ठीक है, तो यांत्रिक तरीके से गति करा के, है ना। मान लीजिए अपन ने किसी चीज को आवेश दिया, ठीक है, और आवेश को यहां पर चला दिया किसी वेग से। दूसरा कि हमने एक बलय ली, बलय को आवेश दे दिया, बलय को क्या कर दिया, आवेश दे दिया, ढेंचू, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, घुमा दिया। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये आवेश गति कर रहा है, चल रहा है, ये आवेश घूम रहा है। अब आवेश में गति है, आवेश चल रहा है, आवेश घूम रहा है, तो धारा आएगी। ये वाला अध्याय आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होता है, 10वीं क्लास में भी पढ़ा होता है। अब इस दोनों जगह ही अब धारा का मान होगा कितना, तो हम कहें चाहे यहां लिखें हम धारा तो एक Q/T ही होता है, हम यहां पर भी लिखें धारा का मान तो धारा का मान क्या हो जाएगा, Q/T ही हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल देखिए कि Q आवेश का कण r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, तो इसकी गति के कारण उत्पन्न धारा ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो कक्षीय धारा लिखती है इसको, कक्षीय धारा। तो हम कहेंगे इट इज वेरी आसान, इट इज क्वाइट इजी। ये वृत्ताकार कक्षा, यहां पर हमने इसको दिया आवेश, मतलब ये आवेश है, और ये यहां गोल गोल घूम रही है, किस स्पीड से, v से। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, इसकी त्रिज्या है r। तो धारा बताना है, तो हम क्या, धारा का तो ये कई सूत्र है धारा का भाई साहब एन मगा इल्ले होंटे एन मगा इधर ध्यान दो, 10 रुपए कुड़ू मगा। चलो, तो I इज इक्वल टू अपन जानते हैं Q/T, T ले लेते हैं एक चक्कर का समय, T
टी हम क्या ले लेते हैं बेटा, टी को हम कह देते हैं एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय, जिसको आप क्या कहते हो सर, आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर का समय, इसको क्या कहते हैं बबुआ, आवर्तकाल। अरे अच्छे से लिखो, मैं कैपिटल टी लिख लो, चलो इसको भी हम Q अपॉन कैपिटल टी कर देता है। अब आप में हिम्मत हो, हिम्मत तो कैपिटल टी का मान बताओ, एक चक्कर में कितना समय लगेगा। अगर हिम्मत हो तो बताओ सर, इसमें हिम्मत की क्या बात है, एक चक्कर में लगा समय, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी वो हो जाएगी 2πr बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर 2πr, और चाल कितनी है, v है। वेरी गुड। तो धारा I का मान कितना हो गया, आवेश कितना है Q डिवाइड बाय 2πr अपॉन v। तो I का मान कितना आ गया, I का मान आ गया QV अपॉन 2πr, QV अपॉन 2πr। बोलो भाई साहब, बिल्कुल सही बात है मास्टर, बिल्कुल सही बात है मास्टर। अच्छा, एक एग्जांपल ऐसा ही, हमने कहा हमारे पास एक बलय है जो हमने पहले बनाया था, बलय को हमने क्या दिया, बलय को हमने कुछ आवेश दे दिया और बलय को हनहनाइले घुमा दिया। बलय को हमने क्या कर दिया, घुमा दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। सर धारा बताओ है हिम्मत, तो हमने कहा धारा I इज इक्वल टू वही Q बाय टी, Q अपॉन टी। ठीक है, एक चक्कर का समय। अब एक चक्कर का समय कितना हो गया, अब ओमेगा दिया है आपको कोणीय विस्थापन, ओमेगा दिया है बेटा आपको कोणीय विस्थापन, तो समय को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक चक्कर का समय तो कोणीय विस्थापन बटे समय, जो समय होता है वो हम क्या लिख सकते हैं, कोणीय विस्थापन बटे, अरे कोणीय विस्थापन बटे कोणीय चाल। तो एक चक्कर का समय कितना हो जाएगा, तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना 2π और कोणीय चाल कितनी ओमेगा, 2π बाय ओमेगा। प्रीति जी कह रही हैं आज हमारे यहाँ भोज है, हमको भी खाना है बेटा। ठीक है, तो 2π बाय ओमेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने टी लिखा, टी इज इक्वल टू कितना 2πr अपॉन वी लिखा था, तो ये 2πr वी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, r इंटू ओमेगा, आर से आर बेकार हो गया बेटा, आर से आर बेकार, तो 2π बाय ओमेगा आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जेडी आप दी मर्जी होने। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन 2π बाय ओमेगा, ओमेगा कटे चला गया भाई साहब, ओमेगा चला गया ऊपर, तो Q ओमेगा बाय 2π, Q ओमेगा बाय 2π। ऐसा डन। सुपरमैक्स पूछ रहा है सर भोज होता क्या है, भोज नहीं सुना है, राजा भोज, यहाँ भोपाल, भोपाल है एक जगह मध्य प्रदेश में, वहां के राजा था एक, उनका नाम था भोज। तो वही आए होंगे उनके घर, ये हो पागल, भोज क्या होता है, अंग्रेज हो का, अंग्रेज हो क्या, अंग्रेज हो क्या, जो तुमको कहा जाए कि देयर इज डिनर पार्टी एट माई प्लेस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न कक्षीय धारा। अच्छा, क्या आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, परमाणु संरचना पढ़ी है, अगर पढ़ी है परमाणु संरचना का आइडिया है तो कमेंट में 5 लिखना, 5।
पढ़ा है, चलो ओके। तो देखो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, हो क्या रहा है, परमाणु में का हो वैसे सर, परमाणु में नाभिक हो वैसे और का हो वैसे। हमने कहा इसकी त्रिज्या, हमने कहा आर, इधर कौन है, हमने कहा यहां पर इलेक्ट्रॉन साहब हैं, इलेक्ट्रॉन साहब चल रहे हैं किस चाल से, कक्षीय चाल v से, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। सेंटर पर क्या होता है, नाभिक होता है, सेंटर पर क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है। तो हमें धारा निकालना है, तो धारा इज इक्वल टू क्यू बाय टी, धारा इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब I इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, Q और T की जगह 2 पाई R अपॉन V। तो I इज इक्वल टू QV डिवाइडेड बाय 2 पाई R, 2 पाई R, ये हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन की कक्षा का क्या यूज है, हाइड्रोजन की कक्षा का क्या यूज है, तो हमने कहा देखो हाइड्रोजन कक्षा परमाणु के लिए 4 एटम है ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन पढ़ते हैं कि V इज इक्वल टू कितना होता है, V नॉट जेड बाय एन, V बराबर जेड बाय एन, और R इज इक्वल टू अपन क्या कहते हैं, R नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एक कक्षीय त्रिज्या है और एक कक्षीय चाल है, कक्षीय चाल है। अब H एटम के लिए, H एटम के लिए Z बराबर कितना हो गया, मास्टर 1, और कक्षा कौन सी है, प्रथम कक्षा, प्रथम कक्षा के लिए है ना, प्रथम कक्षा, प्रथम कक्षा मतलब n बराबर कितना, 1, n बराबर 1। तो इसका मान क्या हो गया, V नॉट, और इसका मान क्या हो गया बेटा, R नॉट, V नॉट अपॉन R नॉट। तो I का मान हाइड्रोजन एटम के लिए कितना हो जाएगा, E की जगह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रही है, V की जगह V नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई R की जगह R नॉट, R की जगह R नॉट। अगर आप मान भी लिखना चाहो तो मैं तो भूल गया, मुझे केमिस्ट्री का मावे है, आप बताओ इसका मान कितना होता है। तो इसका मान हम लिख लेते हैं, V का मान लगभग 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6। अगर मैं सही कह रहा हूं तो बताना, अगर गलत हूं तो हमको माफ करना। और होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, R नॉट का मान होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। बोलो अगर मान ही रखना हो तो। डन, सही लिखा क्या मैंने, सही लिखा हो तो कमेंट में 7 लिखना। ओके, तो आप चाहो तो ये मान रख सकते हैं, ई का मान भी जानते हैं, ई का मान तो पूरा ब्रह्मांड जानता है ऐसे। अगला सवाल, एक अल्फा कण, एक अल्फा कण 6 पॉइंट इतने साइकिल से परिक्रमा करता है, तो उसकी गति के कारण उत्पन्न धारा। तो एक अल्फा कण क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, पागला पता नहीं का खा लिया, का खा के गोल गोल घूम रहा है। तो हमारे पास बेटा एक अल्फा कण है, ओ माय गॉड, चलो ठीक है, अल्फा कण, और ये गोल गोल घूम रिया है। अब कक्षीय चाल कितनी दी, अल्फा कण है और ये गोल गोल घूम रहा है भाई साहब, अगला मान लीजिए कौड़ी चाल ओमेगा से घूम रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो अभी आपको जो चाल दी गई है ओमेगा, ओमेगा दिया गया है 6.25 इंटू 10 की घात 15 साइकिल का मतलब हुआ चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। तो बेटा हम
चक्कर के चक्कर में तो पड़ते ही नहीं है। हम ओमेगा किस में लिखते हैं? ओमेगा का मान होना चाहिए किस में? ओमेगा का मान होना चाहिए रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में, चक्कर के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट ओमेगा इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 15। एक चक्कर का मतलब हो गया, एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में कितना घूम जाते हैं? 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो बेसिकली ओमेगा का मान कितना आ गया? ये आ गया 12.5 पाई इंटू 10 टू दी पावर 15 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा सीधे सीधे नहीं दिए, इनको लग रहा था कि हम ओमेगा सीधे सीधे नहीं देंगे तो ये बालकों को हम फंसा लेंगे, ऐसा सोच रहे थे। सर आज कुछ ज्यादा ही लोग चैट में एक्टिव हैं, ऐसा? लो हमारे पास इलाज है इसका। क्यों ज्यादा चटिया रहे हो? ज्यादा नहीं चटियाना। तो आई निकालना है, तो आई बराबर क्या होता है सर? वही Q बाय टी होता है। तो Q कितना है? तो अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश होता है बेटा +2e। अल्फा कण जानते हो ना? अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण होता है बेटा हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक को हम कहते हैं अल्फा कण, और इस पर जो आवेश होता है +2e होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2। परमाणु क्रमांक कितना? 2। तो हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश 2e। ठीक है। और टी का मान तो अपन को पता ही है, टी का मान कितना? 2 पाई बाय ओमेगा। टी का मान 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये प्लस का 2e डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा। तो आई का मान कितना आ जाएगा? 2e ओमेगा, 2e ओमेगा अपॉन 2 पाई। 2 e ओमेगा बाय 2 पाई। ई ओमेगा बाय पाई। तो दिस इज द आंसर। ओमेगा का मान आपको दिया, ई का मान आप बचपन से जानते हैं। कब से जानते हैं? बचपन से। गेटिंग? यस सर गेटिंग, नो डाउट। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब यहां पर एक राशि आती है धारा घनत्व। एक राशि आती है बेटा धारा घनत्व। तो धारा घनत्व अपन कहते हैं चालक के काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रति इकाई काट से बहने वाली धारा, है ना? ये बहुत कठिन भाषा लिखी है। चालक के अनुप्रस्थ काट के चालक के काट क्षेत्र के लंबवत प्रति इकाई काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा। ओ तेरी, ओ तेरी। कुछ नहीं होता है। देखो काट क्षेत्र ये, या हम कई बार उपयोग करेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत, चालक के काट क्षेत्र के लंबवत। ठीक है। तो जो काट क्षेत्र है ना, काट क्षेत्र है ना, इससे परेशान मत होना, परेशान मत होना। काट क्षेत्र क्या होता है? पेन है, पेन है, धच्च करके काटा, पेन है, पेन है, धच्च करके काटा। सामने से जो दिखाई देगा वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बेटा, है ना। किसी भी चीज को काट दो, काट दो। अब काटने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैसे पेन था, हमने यहां से काट दिया, काटने के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है? जैसे खीरा है, खीरा है ना, सब्जी मंडी में अपन जाते हैं, क्या मिलता है? खीरा मिलता है, खीरा, है ना। जैसे मान लीजिए खीरा है, तो खीरे को अपन ऐसे काट देते हैं, खच्च करके। तलवार लाए, तलवार लाए, उसको खच्च करके काट दिया, तो सामने से इधर से अपन को जो दिखाई देगा वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। जैसे कि इसमें बना हुआ है, एक काट क्षेत्र है, ठीक है। कभी
मेहमान आते हैं घर में, मेहमान, ठीक है। खीरा का उपयोग क्या होता है? सलाद बनाने के लिए, सलाद बनाने के लिए, सलाद बनाने के लिए। अभी मेहमान आते ना तो लोग खीरा डिजाइन से काटता है, डिजाइन से काटता है, ऐसे सीधा नहीं काटता, सीधा नहीं काटता, डिजाइनदार काटता है। अरे मेहमान आए हैं, हमारे दिखौआ आए हैं, तो ऐसे काटता है खीरा, ऐसे, ऐसे काटता है, ऐसा। तो जब ऐसे काटेगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे दिखेगा? ऐसा, है ना। तो आप देखना खीरे ऐसे दिखते हैं, वो खीरे का आकार ना कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े लगते हैं, टेढ़े टेढ़े। देखा है ना, सभी ने ऐसा देखा है ना। तो खीरे को हमने ऐसे काटा तो ये अनुप्रस्थ काट होगा, ये अनुप्रस्थ काट होगा, बरोबर। और कुछ नहीं होता अनुप्रस्थ काट। तुम्हारे मेहमान आए ना बेटा, हाँ, जिसको हमारे यहां बोलते हैं दिखौगा, तो ऐसे ही खीरे काटना। चलिए, तो धारा घनत्व का छुनाना है, धारा घनत्व का छुनाना है, इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं और इसको कह देते हैं आई बटे ए, आई बटे ए। ये अनुप्रस्थ काट के लंबवत क्षेत्रफल है, आई बटे अनुप्रस्थ काट का ना, काट क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट, ऐसे लिख लो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होगा तार के लंबवत वाला क्षेत्रफल, ऐसे ले लो, तार की लंबाई के लंबवत वाला क्षेत्रफल, तार की लंबाई के लंबवत वाला क्षेत्रफल। या इसको क्या लिख सकते हो? जे इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू आई बटे, जे इज इक्वल टू आई बटे तार की लंबाई के लंबवत, परपेंडिकुलर, लंबवत क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तार की लंबाई के लंबवत क्षेत्रफल, इसका मतलब समझते हो ना, ऐसे करके परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबवत, लंबवत, है ना। इसको हम लंबवत कहते हैं, लंबवत, है ना। और कभी ऐसा बना देते हैं ना तो ये संकेत होता है, ये होता है समांतर का। जानते होंगे ज्यादातर लोग, अगर कोई नहीं जानता तो मैंने लिख दिया। तो अब देखो तार की लंबाई ये है, इस केस में देखो देखो देखो, अरे देख, तार की लंबाई है, तो ये तार की लंबाई क्षेत्रफल कितना है भाई साहब? ए वाला क्षेत्रफल कितना है? ए है। इसमें धारा कितनी बहन लाग रही से? धारा बहन लाग रही से आई। तो ये हो गया जे बराबर आई बटे ए। अगर ए का मान 1 ले लो, ए का मान क्या ले लो? 1, तो जे बराबर आई, ठीक है। तो वही लिखा है कि चालक के काट क्षेत्र के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व तो कहलाती है। कि अगर हम ए का मान 1 ले लेते हैं, जैसे यहां पर अपन ने क्या लिखा है? जे बराबर क्या लिखा है? जे बराबर लिखा है, क्यों अमित जे बराबर क्या लिखा है? तो सर जे बराबर लिखा है, अरे अमित तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने जे बराबर पता निकाले, हमने लिखा है आई बटे ए। अब हम कह देते हैं कि यदि ए बराबर 1 ले लो, ए बराबर 1 ले लो, तो जे बराबर आई, कि एकांक कई अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से प्रवाहित धारा क्या कहलाती? धारा घनत्व कहलाती है। यहीं से परिभाषा आ गई, यहीं से क्या आ गई? परिभाषा। यहां से क्या आ गई बेटा? परिभाषा। अब बेटा कभी ऐसा हो, कभी ऐसा हो कि खीरा टेढ़ा काटा हो, जैसे मेहमान आए हो घर में, खीरा टेढ़ा काटा हो, तो हमें लेना कौन सा क्षेत्रफल है? तो हम कहेंगे लंबाई के लंबवत वाला क्षेत्रफल लेना है दाऊ। माने कौन सा क्षेत्रफल लेनो है? लंबाई के लंबवत वालो, ये वालो क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये क्षेत्रफल देखो कितना हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र।
ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, ये वाला क्षेत्रफल, एक लाइन हमने यहां खींची, एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं, एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं। तो एंगल एंगल कैसे खेलोगे बरखुरदार, एंगल एंगल कैसे खेलोगे? तो देखो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90। तो है ना, देखो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है? सतह के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है बेटा? सतह के लंबवत। अपन को पता है ना क्षेत्रफल सदिश कहाँ लेते हैं? सतह के लंबवत। इसलिए ये वाला एंगल कैसा हो गया? 90 हो गया। कितना हो गया? 90। तो ओहो हो हो हो, ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। समझ रहे हो? समझ में आई बात? सर नहीं आई है, सर नहीं आई है। तो हमने कहा चलो मैं बनाता हूं, मैं बताता हूं। मतलब आई अपॉन जे कॉस थीटा हो जाता है। मैं बताता हूं, समझाता हूं। लंबवत वाला क्षेत्रफल लेना है, इसको मारो ओली, ओली नहीं गोली मारो, इसको मारो क्या? गोली। जो एरिया वेक्टर है अपना, एरिया वेक्टर अपन सब जानते हैं सतह के लंबवत होता है। एरिया वेक्टर सतह के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये अपना एरिया वेक्टर है। ये एंगल हमने लिया है थीटा, ये एंगल कितना लिया? थीटा। अब ध्यान से देखना, एक लाइन यहां खींची, एक लाइन यहां खींची, और एक लाइन यहां खींच रही हूं मैं। एक लाइन और कहां खींचते हैं भाई साहब? यहां खींचते हैं ऐसे, यहां खींच देते हैं। तो अब गौर से देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा सर? 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा सर? ये वाला एंगल, सर ये वाला एंगल होगा मास्टर, मास्टर ये वाला एंगल होगा थीटा। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये वाला एंगल भी थीटा। बस थीटा थीटा खेलना है। देखो ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, तो बगल वाला थीटा, बगल वाला थीटा, तो उसके बगल वाला भी, ये एक अंतर कोण है, ये एक अंतर कोण है, तो वो क्या हो गया? थीटा हो गया। क्या समझ गए बात को? 7 लिखो अगर समझ गए तो। अगर टेढ़ा खीरा काटा है तो देख रहे हो ना, टेढ़ा खीरा कितना परेशान करता है। परेशान कुछ नहीं, बस एंगल एंगल देखना है और क्या है। सिंसिनाटी, किसके नाती? सिंसिनाटी। समझ गए ना? देखो एक बार, ये थीटा, बगल वाला 90 माइनस थीटा, बगल वाला थीटा, ये वाला भी थीटा। अब देखो इस एरिया को, ये वाला एरिया कितना होता है अपना? इसका एरिया कितना है? ये वाला एरिया, सर ये वाला एरिया है ए, ये वाला एरिया ए। अगर ये वाला एरिया है भाई साहब ए, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? तो ये ए का घटक आ जाएगा। ये ए का घटक आ जाएगा। ये वाला ए है, ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये ए ए है, ए के दो घटक, इधर ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा।
ए है, ए का एक घटक इधर, ए cos थीटा, ए sin थीटा। इसलिए जे बराबर क्या लिखा हुआ है, जे बराबर क्या लिखा हुआ, आई अपॉन ए cos थीटा, जब खीरा टेढ़ा काटा जाए तब। ओके डन। तो देखिए दोस्तों, धारा घनत्व तो अपन ने क्या लिख लिया, एक तो अपन ने जैसे लिखा J इज इक्वल टू, क्या लिखा है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो आई बराबर हमें कभी लिखना पड़ा तो होगा जे ए कॉस थीटा। आई बराबर हमें कभी लिखना पड़ा तो आई बराबर कितना हो जाएगा, जे ए कॉस ऑफ थीटा। और इसका सदिश रूप लिखें, सदिश रूप, तो आई बराबर जे सदिश डॉट ए सदिश। जे सदिश राशि होती है, आई सदिश राशि नहीं है, डॉट गुणनफल हो रहा है, तो जे और ए का डॉट गुणनफल के बाद अदिश रिजल्ट आता है। रिजल्ट कैसा आता है बेटा, अदिश। तो आई बराबर जे डॉट ए लिख सकते हैं, आई बराबर जे डॉट ए लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं सर इसको। सर इंटीग्रल फॉर्म में कैसे, तो हम कहेंगे देखो, अगर हम छोटी सी धारा लिखना चाहें, छोटी सी धारा डी आई, तो लिखेंगे जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब हमें कुल धारा ज्ञात करना है, कुल धारा ज्ञात करना है, तो डी आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, आंसर खा गया, कच्चा चबा गया, कच्चा। तो यहां से बचा है क्या, आई। आई इज इक्वल टू बेटा आपको मिलेगा, आई बराबर क्या मिलेगा, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे चीते, सबसे आगे होंगे बेटा चीते। जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया, ठीक है। ध्यान देना, ए वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत, ए वेक्टर कैसा होता है, हमेशा सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। डन, डन सर, डन, डन, हाँ सर डन ना, डन 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 डन। कोई सवाल अवाल हो तो बताओ, सवाल अवाल हो तो करवाओ। आइए, कहा जाता है कि एक खोखले बेलनाकार चालक के काट की त्रिज्याएं, मतलब आंतरिक बाह्य त्रिज्याएं ए तथा बी हैं, तो इस चालक के लंबाई के अनुदिश प्रवाहित धारा आई है, तो धारा घनत्व तो ज्ञात कीजिए, धारा घनत्व तो ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, हमारे पास ना ऐसा चालक है, ऐसा एक तार है, क्या बेटा, ऐसा एक तार है। ओ सोनिया में, ओ सोनिया में, समझाना कुछ तो समझाना, आलम बेताबियों का, ऐसा तार है बेटा हमारे पास। ऐसा ये तार है, ठीक है। अब धारा किस में बह रही है ना, खोखला है, बीच में खोखला है, धारा इतने भाग में बहन लाग रही से। इस भाग में धारा बह रही है, बीच में कुछ नहीं, बीच में कोकला है, बीच में क्या है बेटा, कोकला। तो माय डियर फ्रेंड्स, ए इसकी अक्ष है गई,
ये क्या हो गई इसकी अक्ष, और इसकी आंतरिक त्रिज्या दी गई है कितना a, और बाहरी त्रिज्या कितनी दी गई है b। अब अपन धारा घनत्व तो लिख रहे हैं J, तो J बराबर क्या होगा, J इज इक्वल टू क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, J इज इक्वल टू धारा कितनी बह रही है I, बटे वो क्षेत्रफल लिख लो जिसमें धारा बह रही है। धारा कितनी है I, बटे वो क्षेत्रफल जिसमें धारा है, वो एरिया जिसमें धारा है, जिसमें धारा है। देखो एरिया तो पूरा का पूरा लंबाई के लंबवत ही है, एरिया तो पूरे का पूरा लंबाई के लंबवत ही है, तो हमें वो एरिया लेना है जिसमें धारा बह रही है, जिसमें धारा बह रही है। तो धारा बेटा इसी एरिया में बह रही है। ये वाला क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल बताओ बेटा कितना हो जाएगा, जल्ली पल्ली, ये वाला एरिया बताओ जिसमें धारा बह रही है, जल्ली पल्ली। तो सर ये वाला एरिया हो जाएगा आई अपॉन टोटल एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। सिंसिनाटी, दिस इज द आंसर। पूरे क्षेत्रफल में से छोटका वाला घटा दो, पूरे क्षेत्रफल में से पूरा बड़ा क्षेत्रफल कितना है, बड़े का क्षेत्रफल कितना है पाई बी स्क्वायर, छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना पाई ए स्क्वायर। तो छोटे वाले में धारा नहीं है, उसको हमने भगा दिया। ओके, तो दिस इज द आंसर ना। आप चाहो तो पाई कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन इट्स ओके, आउल इज परफेक्ट। अब एक सवाल हम ले रहा है, एक सवाल हम अपने मन से, एग्जाम्पल, ठीक है। तो किसी बेलनाकार, किसी बेलनाकार कैट ऑफ करते हैं, किसी बेलनाकार तार के लिए, तार के लिए धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर, J इज इक्वल टू J नॉट इंटू 1 माइनस R बाय R के द्वारा दिया जाता है। अब धारा घनत्व तो दे दिया है, के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जहां स्मॉल r बेलन के अक्ष से, बेलन के अक्ष से, अक्ष से दूरी है, दूरी है, व कैपिटल R बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या है। सॉल्यूशन, देखो इस केस में धारा घनत्व तो नियत नहीं है, धारा घनत्व तो नियत नहीं है, तो हमें इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा बेटा अपन को। तो सीन ऐसा है दोस्तों, सीन ऐसा है, ये हमारा कोई बेलन बा, ठीक है, ये का है हमार बेलन बा।
और ये बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये बेलन की बेटा अक्ष हो गई, ये बेलन की अक्ष है। अब धारा घनत्व तो नियत नहीं है। अगर धारा घनत्व नियत होता हमें आई चाहिए, आई बराबर कितना हो जाता, जे इंटू ए हो जाता सीधे सीधे। इसका एरिया टोटल ए, हम जे इंटू पाई आर स्क्वायर लिख देते, जे इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख देते। लेकिन जे बदल रहा है, देखो यहां सेंटर पर आर बराबर 0, यहां पर जे अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, अलग अलग जगह जे का मान अलग अलग है। जे आर का फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बेटा अपन क्या करेंगे, ऐसे केस में अपन क्या करेंगे या क्या करते हैं, हम यहां पर आर दूरी पर एक छोटी सी पट्टिका कट करते हैं। आर दूरी पर एक छोटी सी पट्टिका कट कर लेते हैं, बेलन का छोटा सा भाग कट करते हैं, ऐसा। अब इसमें से बहने वाली धारा हम निकालेंगे, इसमें से बहने वाली धारा, ठीक है। ये दूरी कितनी है, केंद्र से वाली दूरी स्मॉल आर, केंद्र से वाली दूरी कितनी बेटा स्मॉल आर, और इसकी त्रिज्या बेटा कितना है कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। एक छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है डीए, छोटा सा क्षेत्रफल कितना है डीए, डीए का मान कितना हो जाएगा, डीए का मान हो जाएगा सर 2 पाई आर डी आर। सर ये कैसे, कौन सा नया लॉजिक लगाए हो, 2 पाई आर डी आर। तो हमने कहा देखो सामने से हमें जो अनुप्रस्थ दिखाई दे रहा है वो वृत्ताकार है, सामने से हमें जो अनुप्रस्थ काट दिखाई दे रहा है इट इज अ वृत्ताकार, इज अ वृत्ताकार शेप। ये अच्छा सवाल है बेटा, वृत्ताकार शेप। पहले तो ये देखो एरिया कैसे है, अच्छा देखो ए बराबर अपन का जानते हैं वृत्त के लिए सर पाई आर स्क्वायर, ए बराबर कितना पाई आर स्क्वायर। हमने कहा अवकलन करो, इसका अवकलन कर दो दिन दहाड़े। सर अवकलन ए का अवकलन कितना होगा डी ए, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2r, फिर आर का अवकलन क्या हो गया डी आर, आर का अवकलन कितना हो गया बेटा डी आर हो गया। तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर इंटू डी आर। ये शायद मैंने पहले भी कभी बताया होगा आपको, ये डी ए की वैल्यू। तो अब देखो इसमें से गुजरने वाली है ना, ये रेड कलर का जो भाग है, तो ये स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल स्ट्रिप, स्मॉल पट्टी कह लो आप, स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप। तो हम लिखेंगे बेटा यहां पर स्मॉल स्ट्रिप से गुजरने वाली धारा, स्मॉल पट्टी, पट्टी बोले तो स्ट्रिप से पास होने वाली धारा, से गुजरने वाली धारा, जुगरने नहीं गुजरने, गुजरने वाली धारा छोटी ही होगी, हाँ सर छोटी होगी। तो छोटी धारा डी आई बराबर अपन क्या लिखेंगे जे इंटू छोटे सा एरिया डी ए। सर डॉट नहीं, हमने कहा डॉट देख लो ये लंबवत है ना, है ना। अगर हम देखें ना एरिया वेक्टर, तो डी ए की दिशा ये होगी और धारा भी इसी दिशा में बह रही है, तो जे की दिशा भी यही होगी, धारा भी इसी दिशा में बह रही है बेटा, तो जे की भी दिशा यही होगी, धारा की दिशा, धारा की दिशा। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना भी चाहो कि डी आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखो ए वेक्टर तो हमेशा सतह के लंबवत होता है, हम पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं, पिछले अध्याय में पढ़े हैं। अब जिस दिशा में धारा बह रही जे की वही दिशा मान लो, जिस दिशा में धारा बह रही है जे की वही दिशा मान लो, जे इधर और ए इधर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा जे डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब इसका कर दो बेटा समाकलन, समाकलन, और लिमिट लगाओगे 0 से लेके, चलो अभी लगाएंगे लिमिट। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया सर, खा क्या गया, कच्चा ही चबा गया। तो आई इज इक्वल टू हमें मिला है इंटीग्रल जे इंटू डी ए, जे इंटू डी ए। इसको इंटीग्रेट करने हम अगले पन्ने पर चलते हैं।
तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल J का मान कितना, J नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R इंटू dA का मान कितना 2 पाई R dr। अब लिमिट 0 से लेके कैपिटल R। सर ऐसा क्यों? हमने कहा देखो शुरुआत कहां से कर सकते हैं, पट्टी सबसे पहले हम यहीं काट सकते हैं। सबसे दूर कहां जा सकते हैं पट्टी काटने, यहां से शुरू करके यहां तक जा सकते हैं, यहां से शुरू करके यहां तक जा सकते हैं, इसके बीच में पट्टी काटनी है 0 से लेके। अब इंटीग्रेट हमको नहीं आता, इंटीग्रेशन तुम करो, इट इज योर बिजनेस, इंटीग्रेशन करो। टू पाई जे नॉट इंटीग्रल, इससे इधर गुणा करो तो ये r इंटू डी आर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू डी आर, 0 से कैपिटल R। जो I का मान मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है, वो ये आ जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये R स्क्वायर बाय 2 माइनस R की घात 3/3 कैपिटल R 0 से कैपिटल R। तो I इज इक्वल टू 2 पाई जे नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 माइनस कैपिटल R की घात 3/3। लिमिट लगा दी है ना, वो नीचे वाली लिमिट लगाएंगे बेटा तो वो तो 0 ही हो जाएगा। नीचे वाली लिमिट लगाएंगे तो ए भी 0, ए भी 0, एक आर से एक आर बेकार, R स्क्वायर बचा। तो I की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई जे नॉट इंटू R स्क्वायर बाय 6, और अंततः ये आ जाएगा पाई जे नॉट R की घात 6 नहीं, पागल, ओ पागल, R स्क्वायर अपॉन 3। बोलो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अपन दोनों का मैचिंग, सेम आंसर आया। तो मुझे उम्मीद है क्लियर होगी बात। चलो अब आगे की कहानी हम कल करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर साढ़े बजेगा, ज्यादा बज जाएगा, 8:30 बजेंगे ना, तो बीच में छोड़ने का कोई मतलब ही ना है। क्या कहा? चलो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आप सभी का स्वागत है आप सभी का स्वागत है सिंसिनाटी की इस दुनिया में। बताओ साहब। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही आपका टाइम सेफ जाता हूं। नहीं बेटा, और फिर वो 8:30 बजेगा, मतलब कोई टॉपिक शुरू करेंगे है ना, फिर बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। 8:30 बजे तक तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना जैसे ही 8 बजते हैं उनके दिमाग में एक बटन है, बटन स्विच ऑफ कर देते हैं दिमाग। कोई गिला शिकवा हो तो बताओ, इज देयर एनी गीला सूखा नहीं, गिला शिकवा।
बेटा 11th का रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अभी बेटा ये जो टॉपिक आने वाले हैं ना, ये वाला, इसके आगे कैपेसिटर और उसके आगे चुंबकत्व, ये सब स्कोरिंग टॉपिक है। यही टॉपिक सिलेक्शन करा देंगे आपका एडवांस में, कट ऑफ क्लियर करा देंगे, कट ऑफ क्लियर करा देंगे भाई। तो ध्यान से पढ़िएगा। देखो 11th की चीजें आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए बेटा क्योंकि मान लीजिए सवाल आया एडवांस में, सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर 11th का डाल दिया, आपको वो नहीं आता ना, तो फिर गौरवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरवर। तो इसलिए आना चाहिए दोस्तों। चलिए, तो एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई, फिर कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कल का लेक्चर जिन लोगों को कठिन लग रहा होगा, आज का लेक्चर उनको आसान लग रहा होगा। तो बेटा कठिन सब्जेक्ट नहीं होता है, कठिन होता है कंटेंट। कंटेंट का लेवल बढ़ेगा तो वो सभी को टफ लगेगा ना। और जैसे आज अपना चैप्टर स्टार्ट किया है, तो पहले टर्न पर बेसिक चीजें होती हैं। पहले लेक्चर में अपन बेसिक से स्टार्ट करके 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 आगे जावांगे। बताओ भाई। 11th बेटा उससे कर लो ना, 2025 की मंजिल सीरीज से। अगर जिनका 11th वेस्ट है, बर्बाद है, 11th वेस्ट है, तो वो 2025 की मंजिल सीरीज से करें। सर ये मंजिल सीरीज मिलेगी कहां? तो पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम चैनल पर, मीडियम। और हाँ, पीडब्ल्यू एक चैनल और है, पीडब्ल्यू जे हिंदी मीडियम। पीडब्ल्यू जे हिंदी मीडियम, इस पर नहीं, इस पर नहीं, इस पर मिलेगी आप, इस पर 2025 वाली। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।